हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि लैंगिक प्रजनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि लैंगिक प्रजनन में अर्धसूत्री विभाजन ही क्यों होता है, लैंगिक प्रजनन में समसूत्री विभाजन क्यों नहीं होता। तो आइए इसको एक उदाहरण के द्वारा से समझते हैं। मनुष्यों में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। पहले हम समझते हैं कि समसूत्री विभाजन कैसा होता है। हम जानते हैं समसूत्री विभाजन का मतलब होता है बराबर, अर्थात जितनी कोशिकाएं होंगी, जैसे एक कोशिका है, एक से एक ही कोशिका बनेगी, समान विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन मतलब होता है एक कोशिका से वो कोशिकाओं की संख्या आधी हो जाना, ये समान विभाजन होगा। समसूत्री में एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनेंगी, दो से चार बनेंगी, चार से आठ बनेंगी। ये बराबर विभाजन जो हो रहा है इसे समसूत्री विभाजन कहा जाता है। अब देखते हैं उदाहरण। मनुष्यों में जैसे गुणसूत्र 46 होते हैं, मादा में 46 गुणसूत्र हैं। जब युग्मक का निर्माण होगा, मतलब शुक्राणु का निर्माण होगा, तो समसूत्री विभाजन से नर और मादा के पूरे पूरे गुणसूत्र युग्मक में चले जाएंगे। अब इनमें समसूत्री विभाजन के द्वारा नई संतति बनी, तो 46 और 46 गुणसूत्र जब जुड़ेंगे नर और मादा के, तो युग्मनज में गए 92 गुणसूत्र, मतलब 92 गुणसूत्र। अब ये मान लें युग्मनज जो है वो मादा युग्मनज है। अब जब ये आगे चलकर किसी नर युग्मनज के साथ में नई संतति का निर्माण करेगा, तो 92 गुणसूत्र इसमें है, तो 92 गुणसूत्र इसमें होंगे। जब ये 92 और 92 जुड़ेंगे तो 184 गुणसूत्र हो जाएंगे। जबकि हम जानते हैं कि मनुष्यों में केवल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये किस विभाजन के द्वारा संतति बन रही है? समसूत्री विभाजन के द्वारा, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हमारे गुणसूत्रों में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। हमेशा 46 के 46 ही गुणसूत्र रहते हैं। अब इसको समझें हम अपने एक एग्जाम्पल से, या जो एक्चुअल में अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके द्वारा हम समझें। अर्धसूत्री विभाजन में भी देखें, नर में 46 गुणसूत्र, मादा में 46 गुणसूत्र। नर में युग्मक का निर्माण होगा, मादा में युग्मक का निर्माण होगा, पर जैसा इसमें समसूत्री विभाजन से हुआ था वो ना हो करके अर्धसूत्री विभाजन से होगा। अब अर्धसूत्री विभाजन से मतलब 46 के आधे हो गए 23, 23 गुणसूत्र। इसमें 46 के आधे हो गए 23 गुणसूत्र, तो 23 और 23 जुड़ करके 46 गुणसूत्र। तो जो नया युग्मनज बना है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 है। जब ये युग्मनज आगे चलकर किसी युग्मनज के साथ में नई संतति का निर्माण करेगा, तो समान प्रक्रिया होगी अर्धसूत्री विभाजन की। फिर 46 में आ जाएंगे यहाँ पे 23 गुणसूत्र, और यहाँ 46 में आ जाएंगे 23 गुणसूत्र। तो 23 और 23 जुड़ करके 46 गुणसूत्र। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि हर बार अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, और अर्धसूत्री विभाजन होने से गुणसूत्रों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। पर यहाँ पे समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या हर पीढ़ी में बढ़ती जा रही है। जैसे मान लें इसे पहली पीढ़ी, इसे मान लें हम दूसरी पीढ़ी, इसे मान लें हम तीसरी पीढ़ी, तो 3 पीढ़ियों में गुणसूत्रों की संख्या लगभग तिगुनी हो गई। यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या एक पीढ़ी में 46, दूसरी पीढ़ी में 46, और यहाँ भी तीसरी पीढ़ी में 46 ही है। गुणसूत्रों की संख्या बदली नहीं है। इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि लैंगिक प्रजनन में केवल अर्धसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन नहीं होता है। आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो आप और देखें, कमेंट करें, और अगर नहीं समझ में आई है तो मुझे कमेंट करें, मैं इसे और अच्छे तरह से एक बार समझा सकती हूँ। पर अगर आपको समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर समझ में नहीं आता है तो आप ये समझिए आगे कि आपको निषेचन की प्रक्रिया समझने में बहुत मुश्किल आ सकती है। इस वीडियो को 2 से 3 बार स्टॉप कर कर के देखें तो आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको और इजी वे में समझाने के लिए कोशिश करूँगी। थैंक यू, बने रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए। अब हम चैप्टर 2 का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पुष्प। धन्यवाद।